Hey guys, welcome to the 24th lecture of the chapter Photosynthesis in Higher Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स पढ़ने वाले हैं कि C3 और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस होता है। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 219 में आपको ये टेबल मिलेगा जिसमें C3 प्लांट और C4 प्लांट्स के डिफरेंस की बात की गई है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। आपको पता करना है कि कौन सा प्लांट में किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है और आपका यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया हुआ है, आपको इनमें से चूज करना है। जैसे एक पहला वाला मैं सॉल्व करता हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, लिखा हुआ है सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक प्लेस। C3 प्लांट में कौन सा सेल टाइप में कैल्विन साइकिल होता है, यहाँ पे ऑप्शन से आपको चूज करना है। याद कीजिए मेसोफिल में होता है। मेसोफिल सेल जो होता है C3 प्लांट में, वहां पे क्या होता है, कैल्विन साइकिल होता है, तो मेसोफिल। ठीक, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये पूरा टेबल। मैं सॉल्व कर दूंगा और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, अब ध्यान से सुनते रहिए बस। C4 प्लांट का सेल टाइप कौन सा है जिसमें कैल्विन साइकिल होता है, तो आप कहोगे बंडल शीथ, क्योंकि C3 प्लांट जहां पे रूबिस्को एंजाइम होगा वहीं पे C3 साइकिल होगा। C3 प्लांट में मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को है, तो C3 प्लांट में मेसोफिल सेल में होगा। C4 प्लांट में याद कीजिए बंडल शीथ सेल जो था, बंडल शीथ सेल, उसके क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को था, तो बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट में क्या होगा, कैल्विन साइकिल होगा, क्योंकि बंडल शीथ के जो सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है C4 प्लांट में, वहीं पे रूबिस्को एंजाइम है। ठीक, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स। जब हम C3 प्लांट की बात करते हैं तो याद कीजिए इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, जब जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड जाके जब प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के साथ जुड़ता है, तब हम उसे कहते हैं इनिशियल कार्बोक्सिलेशन। राइट, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन। तो C3 प्लांट में याद कीजिए जब कैल्विन साइकिल हो रहा था, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का CO2 था वो जाके किसके साथ जुड़ रहा था, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ। और कौन से सेल में हो रहा था, मेसोफिल सेल में। और जो हमारा C4 प्लांट है उसका सेल टाइप याद कीजिए, सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन अकर। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन कब हो रहा था, जब C4 प्लांट में हम C4 पाथवे पढ़ रहे थे, तो एटमॉस्फेयर का जो CO2 था वो मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में जो फोस्फोइनोल पायरुवेट PEP है, जो कि मेसोफिल सेल में था C4 प्लांट में, C4 पाथवे के टाइम, इससे जाके CO2 जुड़ रहा था कहाँ, मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इसका भी आंसर क्या होगा, मेसोफिल होगा। ठीक है, हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। C3 प्लांट में कितने सेल टाइप होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के CO2 को फिक्स होने में मदद करता है। C3 प्लांट की बात करें तो सिर्फ एक होता है, मेसोफिल, ओनली वन, मेसोफिल वन। ठीक है, लेकिन जब हम C4 प्लांट की बात करते हैं तो इसमें दो था, याद करो, एक बंडल शीथ सेल और एक मेसोफिल सेल। तो C3 प्लांट में कितने सेल टाइप होते हैं, एक सेल टाइप होता है मेसोफिल, जो कि हेल्प करता है फिक्सेशन ऑफ CO2, एटमॉस्फेयर का CO2 जाके फिक्स हो रहा था। लेकिन जब हम C4 प्लांट की बात करते हैं, C4 पाथवे के दौरान, तो CO2 जो था वो एटमॉस्फेयर से जा रहा था मेसोफिल सेल में। याद कीजिए फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जुड़ रहा था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा था। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर किसमें, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, और मैलिक एसिड जा रहा था बंडल शीथ सेल में, और वहां पे मैलिक एसिड जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था तो जो CO2 एटमॉस्फेयर का था वो निकलता था बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। याद आ रहा है ना, मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड बना कहाँ था, मेसोफिल सेल में, और उसी के पास क्या था, एटमॉस्फेयर का CO2, और वो गया फिर कहाँ, बंडल शीथ सेल में, और वहां पे जब वो पायरुविक एसिड मैलिक एसिड जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो एटमॉस्फेयर वाला CO2 वहां से निकला, और फिर बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट था वहां पे वो CO2 जाके रूबिस्को के साथ जुड़ा और कैल्विन साइकिल चलाया। तो हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। C3 प्लांट में तो एक ही लीफ होता है जहां पे CO2 फिक्स होता है, मेसोफिल में। लेकिन जब हम C4 प्लांट की बात करते हैं तब दो आ जाता है, मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल। ये बातें आपको ऑलरेडी मैंने बता के रखी है,
सब चीज बताया हुआ है, यहाँ तो बस हम रिवीजन कर रहे हैं और कुछ कुछ नई नई बातें जान रहे हैं। ठीक, अब देखिए, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था? राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, और C4 प्लांट में फोस्फोइनॉल पायरुवेट, PEP, फोस्फोइनॉल पायरुवेट। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 प्लांट में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है उसमें कितने कार्बन का बना हुआ था? वो 5 कार्बन का। और हमारा ये जो फोस्फोइनॉल पायरुवेट था ये कितने कार्बन का बना हुआ था? याद कीजिए, 3 कार्बन का। ठीक, तो यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिए और देखा कि C3 प्लांट में कौन सा होता है, C4 प्लांट में कौन सा होता है, और यहाँ से हमने चूज किया। ऐसे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। फिक्सेशन हो चुका है CO2 का, प्रोडक्ट कौन सा बना C3 प्लांट में? तो याद कीजिए, फोस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, 3 कार्बन का कंपाउंड, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, राइट। और C4 प्लांट में जब हमारा एटमॉस्फेरिक CO2 जाके फिक्स हो रहा था फोस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ, तो क्या बन रहा था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आपको इन सब ऑप्शंस में से चूज करना है। तो PGA तो C3 प्लांट के लिए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड C4 प्लांट के लिए, राइट। KBC है, समझ लो ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ऑप्शंस है, आपको चूज करना है कि C3 प्लांट और C4 प्लांट के लिए कौन सा है। बस फर्क यह है कि यहाँ पे आप करोड़पति नहीं बनोगे, KBC में आप करोड़पति बन जाओगे। यहाँ ढंग से पढ़ लोगे तो नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट बनता है इसमें कितने कार्बन होते हैं? C3 प्लांट में तो फोस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, कितने कार्बन का था? अभी मैंने बोला 3 कार्बन का कंपाउंड था। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड था। इसी के बेसिस में हम C3 साइकिल और C4 साइकिल का नाम भी रखे थे, याद कीजिए। C3 साइकिल को क्यों कह रहे थे? C3 क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड PGA बन रहा था फिक्सेशन के बाद, जो प्रोडक्ट बन रहा था उसमें 3 कार्बन था। और C4 साइकिल जो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो बन रहा था C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने? 4 कार्बन का था। तो इसी के बेसिस पे हमने C4 साइकिल बोला था और C3 प्लांट में C3 साइकिल बोला था। हालांकि जो C3 साइकिल है वो C3 प्लांट में भी होता है, C4 प्लांट में भी होता है। इन सब बातों पे हम डिटेल में ऑलरेडी चर्चा करके आ चुके हैं। डज द प्लांट हैव रुबिस्को। C3 प्लांट में क्या रुबिस्को होता है? हाँ होता है, यस। C4 प्लांट में क्या रुबिस्को होता है? हाँ होता है, यस। तभी तो दोनों में केल्विन साइकिल चल रहा है। केल्विन साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को है, राइट। और मैंने अभी आपको कहा केल्विन साइकिल C3 प्लांट में भी चलेगा, C4 प्लांट में भी चलेगा। तो दोनों ही प्लांट में रुबिस्को एंजाइम का होना जरूरी है, क्योंकि बिना रुबिस्को एंजाइम के केल्विन साइकिल होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, डज द प्लांट हैव पेपकेस। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, स्टूडेंट गलती करता है, क्योंकि मैं तो पढ़ा के आया हूँ। C4 प्लांट जब मैं पढ़ाया था तब मैंने आप पेपकेस की बात की थी। फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन जब हम पढ़ रहे थे, डार्क रिएक्शन के समय जब C4 प्लांट में हम C4 पाथवे पढ़ रहे थे तब हमने पेपकेस की बात की थी। C3 प्लांट जब हम पढ़ रहे थे तब हमने रुबिस्को का बात किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करता है ना, वो बोलता है कि C3 प्लांट में नहीं होता है पेपकेस, जबकि C3 प्लांट में भी पेपकेस होता है। C4 प्लांट में तो होता ही है, हम जानते हैं। अब आप यहाँ पे पूछोगे सर कैसे? आपने तो जब C3 प्लांट के बारे में पढ़ा रहा था, C3 साइकिल पढ़ाया था, तब तो आपने कहीं पे पेपकेस की बात नहीं की थी। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि C3 प्लांट में पेपकेस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? डज द प्लांट हैव पेपकेस। पेपकेस C3 में भी होता है, C4 में भी होता है, लेकिन C3 प्लांट में ना फोटोसिंथेसिस के टाइम, डार्क रिएक्शन के टाइम पेपकेस का कोई काम नहीं आता, इसलिए तब मैंने आपको पेपकेस नहीं पढ़ाया था। इसका मतलब ये नहीं कि C3 प्लांट में पेपकेस नहीं होता। हाँ, C3 प्लांट का जो पेपकेस है वो फोटोसिंथेसिस के समय कुछ मदद नहीं करता, लेकिन C4 प्लांट का जो पेपकेस है वो डार्क रिएक्शन के समय, C4 पाथवे के समय काम आता है। तो हमें पता है कि C4 प्लांट में तो C4 पाथवे के समय पेपकेस था, तो C4 प्लांट में पेपकेस है। और C3 प्लांट में तो सर जब पढ़ा रहे थे डार्क रिएक्शन तो C3 प्लांट में कहीं पे पेपकेस की बात नहीं किए थे, तो नहीं होगा। अरे फोटोसिंथेसिस के समय पेपकेस C3 प्लांट में कोई रोल प्ले नहीं करता। इसका मतलब ये तो नहीं कि C3 प्लांट में पेपकेस नहीं है, होगा, कुछ और काम करेगा। ये हम पढ़ेंगे कब? पेपकेस का मैं एक्टिविटी आपको समझाऊंगा। इन जनरल प्लांट्स में होता है, ठीक है, होता है पेपकेस। C3 प्लांट में भी होता है, C4 प्लांट में भी होता है, लेकिन इनका जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जब स्टोमेटा के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पेपकेस का क्या काम आता है। फोटोसिंथेसिस के अलावा भी ये बहुत चीजों में काम आता है पेपकेस, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब जिस चीज में काम आता है पेपकेस, उस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक,
तो पेपकेस होता है C3 प्लांट में भी होता है, C4 प्लांट में भी होता है। C3 प्लांट के समय बस डार्क रिएक्शन के समय, फोटोसिंथेसिस के समय पेपकेस कोई रोल प्ले नहीं करता, ठीक, लेकिन होता है, होगा दोनों में ही। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डज द प्लांट हैव पेपकेस, तो दोनों में ही है। ठीक है, और अगर यहाँ पे पूछता कि पेपकेस का जो फोटोसिंथेसिस के समय कौन सा प्लांट में मदद करता है, ठीक है, डज द पेपकेस एंजाइम हेल्प ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट, तब आप बोलते नो, इन C3 प्लांट पेपकेस एंजाइम फोटोसिंथेसिस के समय कुछ काम नहीं करता, तब आप बोलते नो। लेकिन होता तो है C3 प्लांट में भी। अब फोटोसिंथेसिस के समय काम नहीं किया वो अलग बात है, फोटोसिंथेसिस के समय उसका कुछ फंक्शन नहीं था वो अलग बात है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच सेल्स इन द प्लांट हैव रूबिस्को। अरे तो C3 प्लांट में याद कीजिए कैल्विन साइकिल हो रहा था, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था, तो मेसोफिल लिख दो, ठीक। लेकिन अगर हम C4 प्लांट की बात करते हैं तो याद कीजिए रूबिस्को कहाँ पे था, मेसोफिल में था या बंडल शीथ सेल में था? बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में था रूबिस्को। C4 पाथवे के समय मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमारा बंडल शीथ है, बंडल शीथ सेल, उसके क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को प्रेजेंट है और वहीं पे कैल्विन साइकिल होता है। ठीक, चलिए CO2 C4 पाथवे के समय बोला था CO2 एंटर करता है मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल में एंटर करेगा CO2, वो जाके फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जुड़ेगा, ऑक्सैलो एसिटिक बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड में वो हमारा एटमॉस्फेरिक CO2 बाइंड होता है, बाइंड नहीं मतलब प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब मैलिक एसिड को हम पायरुविक एसिड में तोड़ते हैं, कहाँ, बंडल शीथ सेल में ले जाके, मैलिक एसिड बना कहाँ, मेसोफिल सेल में, उसको हम लेके कहाँ गए, बंडल शीथ सेल में। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है बड़ा मस्त छोड़ो हटाओ, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते। वो वाला गाना चल रहा है, उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी पार्टी वार्टी कर रहा है, छोड़ो हटाओ। अरे हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो वो जो मैलिक एसिड है वो बन कहाँ रहा था, मैलिक एसिड बन रहा था मेसोफिल सेल में C4 पाथवे के समय C4 प्लांट में, लेकिन उसे हम फिर बंडल शीथ सेल में ले जा रहे थे थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, और बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड को जब हम पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे तो वो CO2 बाहर निकल रहा था, और वो CO2 फिर बंडल शीथ में जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पे जो कैल्विन साइकिल है वो कटा रहा था, जाके रूबिस्को के साथ बाइंड कर रहा था। तो विच सेल्स इन द प्लांट हैव रूबिस्को? C3 प्लांट की बात करें तो मेसोफिल सेल में रूबिस्को होता है, और C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल में रूबिस्को प्रेजेंट होता है, इसीलिए C3 प्लांट के मेसोफिल में कैल्विन साइकिल चलता है और C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल में कैल्विन साइकिल चलता है, क्योंकि रूबिस्को एंजाइम C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। अगर आप हाई लाइट गिराओगे ना, हाई लाइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रेट कैसा होगा, मीडियम होगा C3 प्लांट में। आपको तो कहना चाहिए था सर CO2 का फिक्सेशन आप बात कर रहे हो ना, CO2 का फिक्सेशन, जब लाइट बहुत ज्यादा गिरता है, लाइट बहुत ज्यादा गिरता है तो CO2 फिक्सेशन रेट जो होता है C3 प्लांट में, CO2 फिक्सेशन यानी कि CO2 जाके बाइंड कर रहा रूबिस्को में, वो तो लो होता है, आपने मीडियम क्यों लिखा है? C4 प्लांट में तो पहला बात मान लो हाई होता है CO2 फिक्सेशन रेट, C4 प्लांट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे CO2 फिक्सेशन, CO2 जाके आराम से चिपकेगा, लेकिन याद कीजिए जब हाई लाइट गिरता है, हाई लाइट C3 प्लांट में जब हाई लाइट गिरता है बहुत ज्यादा तो O2 बाइंड करने लग जाता है, CO2 की जगह O2 बाइंड करने लग जाता है, क्योंकि O2 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है वाटर के ब्रेकडाउन से। ठीक है, तो O2 बहुत ज्यादा बाइंड करेगा, राइट, तो CO2 कम बाइंड करेगा, CO2 फिक्सेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, बट हम यहाँ लो के जगह मीडियम लिखते हैं, ऐसा क्यों? लो लिखना चाहिए था ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? पहले याद करो जब मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि जब O2 क्या कहते हैं, जब हाई लाइट इंटेंसिटी गिरती है C3 प्लांट पे तो CO2 के जगह O2 बाइंड करने लग जाता है। ठीक है, तो CO2 का जो लेवल होता है वो, CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है, लो नहीं होता, मीडियम हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ जब आप दो मॉलिक्यूल O2 का जोड़ोगे तो आपको कितना मिलता था, 3 मॉलिक्यूल मिलता था PGA का, और एक CO2 मिलता था फोटो रेस्पिरेशन के दौरान। और राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ जब हम 2 मॉलिक्यूल CO2 का जोड़ते थे
तो हमें क्या मिलता था, 4 पीजीए का मॉलिक्यूल मिलता था। तो ये 3 पीजीए का मॉलिक्यूल और 4 पीजीए का मॉलिक्यूल जब CO2 जुड़ा, ठीक है, तो देखो इससे ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, 4 पीजीए मॉलिक्यूल है, इससे ग्लूकोज कम बनेगा, ठीक है, कम बनेगा। क्या बहुत कम बना? जब O2 जुड़ा राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ तो हमें 2O2 2 राइबोलोज, तो हमें कितना मिला था, देखो 3 पीजीए मिला। और जब 2CO2 नॉर्मली तो 2CO2 जुड़ता है, और हाई लाइट इंटेंसिटी में जब हाई लाइट इंटेंसिटी गिराओगे तो 2O2 जुड़ता है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना पीजीए का आ रहा है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंस कितना पीजीए मॉलिक्यूल का आ रहा है, 1 पीजीए मॉलिक्यूल का आ रहा है। तो ये 1 पीजीए मॉलिक्यूल का डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कम डिफरेंस है, मीडियम डिफरेंस है। तो CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन इज मीडियम, ठीक है, ज्यादा नहीं, मीडियम होता है। इस पॉइंट को अच्छे से समझ में उन्हीं को आएगा जो मेरे पुराने लेक्चर्स बड़े ध्यान से सुने। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं पॉइंट है। जो फोटो रेस्पिरेशन वाला जो दोनों लेक्चर है उसको अच्छे से पढ़ के आए ना, मैंने 2 लेक्चर बनाए थे इसके ऊपर, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों जो अच्छे से देख के आए होंगे जो स्टूडेंट्स, फोटो रेस्पिरेशन वाला क्या लिखा है यार, कितना गंदा तरीके से लिखा है, सही से लिख देता हूँ, फोटो रेस्पिरेशन, उनको ये पॉइंट बड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि CO2 फिक्सेशन अंडर हाई लाइट कंडीशन, जब हाई इंटेंसिटी की लाइट गिराओगे तो C4 प्लांट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे CO2 फिक्सेशन हाई रहेगा। लेकिन C3 प्लांट में क्या होता है, फिक्सेशन CO2 का कमता है, बहुत ज्यादा कमता है, थोड़ा कमता है, मीडियम कमता है, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, और भी थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए यहाँ पे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी देख लेते हैं। पहला, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, जब लो लाइट गिरेगी C3 या C4 प्लांट में तो आपको किसी तरह का फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन का कंडीशन ही है हाई इंटेंसिटी की लाइट गिराओ, ठीक। तो C3 प्लांट में भी नहीं होगा, नेग्लिजिबल, C4 प्लांट में भी नेग्लिजिबल, दोनों में से किसी में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा एट लो लाइट इंटेंसिटी। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी गिर रही है, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, तो बताइए आप क्या फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होगा? तो बोलोगे हाँ C3 प्लांट में होगा, हाई होगा, C3 प्लांट में हाई लाइट इंटेंसिटी पे फोटो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन C4 प्लांट में अभी भी नेग्लिजिबल है। C4 प्लांट में भैया फोटो रेस्पिरेशन का कुछ रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, हमेशा देखोगे नेग्लिजिबल, फोटो रेस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में C4 प्लांट हमेशा नेग्लिजिबल है, क्योंकि C4 प्लांट में हम बोल के आए हैं क्रेन्स एनाटॉमी है, C4 प्लांट में क्रेन्स एनाटॉमी है, ठीक है। इस तरीके से सेल्स अरेंज्ड है कि यहाँ वहां पे C4 प्लांट में हाई लाइट इंटेंसिटी पे फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं, नेग्लिजिबल। देखो वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसेंट्रेशन, अगर CO2 कंसेंट्रेशन लो है और O2 कंसेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया है, ठीक, तो बताइए C3 प्लांट में तो रुबिस्को है, रुबिस्को, ठीक है। हमने कहा था यही वो एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटो रेस्पिरेशन के लिए, कब? जब इसके साथ O2 जाके जुड़ता है। तो एक सेल में CO2 का कंसेंट्रेशन कम है, यानी कि O2 का ज़्यादा होगा, ज़्यादा O2 का कंसेंट्रेशन कब ज़्यादा होता है? वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, फोटोलाइसिस होता है, तो O2 ज़्यादा रिलीज होता है। अब CO2 का कम है, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, O2 का लेवल बढ़ेगा और यही जाके रुबिस्को के साथ बाइंड करेगा C3 प्लांट में, तो यहाँ पे हाई चांस होगा फोटो रेस्पिरेशन का। C4 प्लांट में याद करो मेसोफिल सेल में O2 बनता है, राइट, O2 टूटता है, फोटोलाइसिस होता है H2O से O2, अच्छा से बनाता हूँ रुको, ये मेसोफिल सेल था, इधर पे बंडल शीथ सेल था, बंडल शीथ सेल की सेल वॉल थिक थी, मोटी थी, राइट। यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, यहाँ पे H2O से का ब्रेकडाउन हो रहा था, O2 मिल रहा था, ठीक है, और यहाँ पे O2 का लेवल बढ़ रहा था, O2 का लेवल बढ़ रहा था। लेकिन बंडल शीथ सेल में याद करो रुबिस्को तो कहाँ प्रेजेंट होता है? बंडल शीथ सेल में, C4 प्लांट में,
रूबिस्को बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे O2 का लेवल कितना भी बढ़ जाए, क्या ये O2 मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में जा पाएगा? नहीं, क्योंकि बीच में एक मोटी वॉल है बंडल शीथ सेल की, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, तो देखो वेदर फोटोसिंथेसिस कुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसेंट्रेशन। तो अगर यहाँ पे CO2 का कंसेंट्रेशन कम भी हो जाता है, CO2 मेसोफिल में जाता है ना, CO2 याद कीजिए, CO2 मेसोफिल में एंटर करता है और फिर यहाँ से ये मैलिक एसिड बनता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जुड़ता है मैलिक एसिड, और फिर ये जाता है कहाँ? रूबिस्को में। तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन कभी होता ही नहीं, ठीक, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस क्रेन्स एनाटॉमी, ऐसे अरेंजमेंट है सेल्स के, यहाँ पे क्रेन्स एनाटॉमी है। तो CO2 का लेवल कम भी हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, CO2 का लेवल कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि O2 का लेवल अगर बढ़ भी जाता है, जैसे रूबिस्को में अगर O2 का लेवल बढ़ जा रहा था तो जाकर रूबिस्को के साथ बाइंड हो रहा था। C4 प्लांट में अगर CO2 का लेवल कम है, O2 का बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, O2 रूबिस्को के पास जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में मोटी दीवार है, थिक वॉल है बंडल शीथ सेल की, समझ रहे हो? तो C4 प्लांट में क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। ये लेक्चर जो है ना, ये ऐसा लेक्चर है कि ये सब चीजें आप खुद कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर भी मैं करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने जितनी भी बातें मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, एवरीथिंग मेक्स सेंस इफ you have watched my previous lectures. Everything will make sense to you if you have watched my previous lectures. ठीक है, जिसने पहले के लेक्चर्स अच्छे से देखे उनको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरी कई हुई बातें वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे वो शायद मेरे पुराने लेक्चर देखे नहीं है या फिर ढंग से देखे नहीं है। ठीक, चलो, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसेंट्रेशन। अगर CO2 का कंसेंट्रेशन आपने हाई कर दिया, यानी कि O2 का कम है, तो रूबिस्को के साथ कौन जाके बाइंड करेगा? CO2 जाके बाइंड करेगा। तो नॉर्मल C3 साइकिल चलेगा ना, केल्विन साइकिल चलेगा, तो क्या फोटो रेस्पिरेशन होगा? नहीं। C3 प्लांट में नेग्लिजिबल, और C4 प्लांट में तो कभी होता ही नहीं, नेग्लिजिबल, यहाँ पे भी नेग्लिजिबल। टेम्परेचर ऑप्टिमम C3 प्लांट के लिए है 20 से 25 डिग्री और C4 प्लांट के लिए है 30 से 40 डिग्री। ठीक, हमने कहा भी था कि C4 प्लांट स्पेशल होते हैं, एडवांस्ड होते हैं, वो हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेते हैं। तो C4 प्लांट 30 से 40 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, सर्वाइव कर लेते हैं आराम से C4 प्लांट, ठीक है, 30 से 40 डिग्री पे। और C3 प्लांट 20 से 25 डिग्री पे सर्वाइव करते हैं, ठीक, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। एग्जाम्पल्स C3 प्लांट का हो गया राइस, व्हीट, और C4 प्लांट का हो गया मेज, शुगर कैन, सोरगम। कैसे पता चलेगा आपको जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा वो सही है कि नहीं है? तो बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको, कट वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर क्रेन्स एनाटॉमी। अगर आपको क्रेन्स एनाटॉमी किसी पत्ते के ट्रांसवर्स सेक्शन में दिख गया, ठीक है, सॉरी वर्टिकल सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन, पत्ते को लो, बीच से काटो और उसको स्टडी करो उसके एनाटॉमी को, अगर उसमें आपको क्रेन्स एनाटॉमी दिख गया तो वो C4 प्लांट है। मेज, शुगर कैन, सोरगम में आपको क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलेगा, ये C4 प्लांट का एग्जाम्पल है, और C3 प्लांट का एग्जाम्पल है राइस एंड व्हीट, याद कर लेना। तो इतने ही डिफरेंस आपको पता करने, इतना ही कैरेक्टरिस्टिक आपको समझना है, और समझ के, क्योंकि इससे ना नीट में क्वेश्चन बनेगा, पक्का चांस है, मुझे इस टेबल से क्वेश्चन देंगे, क्योंकि ये जो टेबल है ना, ये टेबल में ना पिछले 3-4 लेक्चर्स का मटेरियल है, हर चीज को 3-4 क्या, बहुत ज्यादा, 4-5, लास्ट जितने भी मैंने 5-6 लेक्चर पढ़ाए हैं ना, उन सब लेक्चर्स को अगर अच्छे से देखोगे तभी ये लेक्चर अच्छे से समझ पाओगे। तो सोचो, इस लेक्चर को समझने के लिए पिछले 5 लेक्चर का मटेरियल आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इस लेक्चर से तो क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पूछ लेंगे, फिर भी बहुत जन आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ढंग से पढ़ते ही नहीं है इस चीज को बहुत लोग। तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से समझो क्या पूछा जा रहा है, ठीक, सही से ऑप्शन देखना, सही से टिक करना, हड़बड़ाना नहीं, ओके। चलो, और फोटो रेस्पिरेशन देखो, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में आया तो नेग्लिजिबल ही होगा, हर जगह हमने देखा नेग्लिजिबल, क्योंकि C4 प्लांट में होता ही नहीं है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।